हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, जो कि आपके एनएचएम एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं क्या, बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में विद एक्सप्लेनेशन। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की आपका, जो कि बायोकेमिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट कैन नॉट एक्ट एज, यानी कि जो आपके एंजाइम होते हैं वो आपके किस तरीके से वर्क नहीं करते हैं, इसमें से हमको क्या करना है, उस ऑप्शन को सर्च करना है। बाकी सारे यहां पर तीन ऑप्शन होंगे जो कि आपके क्या होंगे, एंजाइम के वर्क को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जो एंजाइम के वर्क को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए तो उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैटालिस्ट दिया हुआ है। तो कैटालिस्ट यानी कि याद रखिएगा, एंजाइम्स आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन क्या दिया है, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी स्पीड को अप कर देते हैं, यानी कि प्रोसेस को काफी जल्दी कंप्लीट कराते हैं। तो ये आपका ऑप्शन, यानी कि ये दोनों ही आपके एंजाइम के क्या है, वर्क है। थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। जी हाँ, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो आपकी एंजाइम की प्रेजेंस में कैसी होती है, लो होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है, क्लियर है, तो अगर वो रिएक्शन आपकी यहां से यहां पर होगी तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को किसी एंजाइम की प्रेजेंस में कराते हैं तो वो आपका इस तरीके से प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मीन एंजाइम की प्रेजेंस में आपकी जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, यहां पर लो हो जाएगा। तो जी हां, एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, लो होती है। तो ये भी आपका क्या है, एक्ट है आपका क्या, एंजाइम का, आपका एंजाइम का ये क्या है, आपका वर्क है। लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। जी हां, यहां पर ये आपके एंजाइम का वर्क नहीं है, यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस में अगर एक्टिवेशन हाई हो जाएगा तो फिर एंजाइम का यूज ही क्या होगा। तो यहां पर द राइट आंसर इज एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को विथ उसके जो ऑप्शंस दिए हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, उसी के बाद उसको अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर राइट आंसर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, डी इज द राइट आंसर, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। जी हाँ, जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके एज ए कैटालिस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पीड को अप कर देते हैं और एनर्जी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, यहां पर लो हो जाती है। तो इस तरीके से आपका विदाउट आपके एंजाइम के साथ अगर क्या होगी, विदाउट एंजाइम के अगर हम प्रोसेस कराएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, यहां पर विद एंजाइम के आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच इज नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। यहां पर क्या पूछा है, यहां पर जो एंजाइम होते हैं आपके, अभी तक जो भी दो क्वेश्चंस हमने देखे वो एंजाइम के ऊपर आए हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके एंजाइम की नहीं है, यानी कि एंजाइम की तीन प्रॉपर्टी दी होंगी, एक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि एंजाइम में आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, वो एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी,
पीएच सेंसिटिविटी की। जी हाँ, जो हमारे एंजाइम होते हैं ये आपके पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ऑप्टिमम आपके पीएच पर ये बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इसीलिए पीएच सेंसिटिव होते हैं। दूसरी चीज ये क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, इरिवर्सिबिलिटी होती है। जी नहीं, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। जो एंजाइम होते हैं ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। और नेक्स्ट क्या दिया है, हीट सेंसिटिविटी। जी हाँ, जो एंजाइम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके हीट सेंसिटिव होते हैं, थर्मोलेवाइल होते हैं, यानी कि अगर हम ज्यादा क्या कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो आपका एंजाइम का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, एंजाइम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट आपका रिवर्सिबिलिटी होती है। जी हाँ, ये आपकी रिवर्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। देखिए ऑप्शन में आपको जब भी कोई दो ऑप्शन एक जैसे लगे तो वहां पर आपकी 50% चांसेस हो जाते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो उन्हीं दोनों में से होगा। जैसे आपने देखा होगा पीएच सेंसिटिविटी और हीट सेंसिटिविटी, तो ये आपके दो ऑप्शन एक हो गए, एक रिवर्सिबिलिटी, एक हो गई रिवर्सिबिलिटी, इन दोनों में से एक आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आंसर्स को इस तरीके से सेट किया जाता है जिससे बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने जो स्टडी की है वो जीडीसी ई ट्यूटर से की है। चलिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आई होप यहां पर आपको आंसर मिल गया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज बी, इरिवर्सिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से कवर करना है। वहां पर किस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन जाए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। चलिए, तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, दे आर बायोकैटालिस्ट, दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, बायोकैटालिस्ट भी होते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वहीं हम प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम की बात करें तो हीट सेंसिटिव होते हैं, स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि हर एंजाइम हर पर्टिकुलर आपके रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, स्पेसिफिक ही रिएक्शन में अपनी एक्टिविटी शो करेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट है आपका क्या, पीएच सेंसिटिविटी। जी हाँ, आपके एंजाइम पीएच सेंसिटिविटी होते हैं। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी और कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ये सभी क्या है, आपके एंजाइम की प्रॉपर्टी है। तो इसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्पीड ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो आपकी रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ऐसी रिएक्शन जिसमें एंजाइम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, एंजाइम क्या कर रहा है, आपका पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में। अब समझना, तो एंजाइम रिएक्शन किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी क्या होती है, डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं यहां पर, एंजाइम्स कंसंट्रेशन, पहला दिया है आपका एंजाइम कंसंट्रेशन। जी हां, आपका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है ये एंजाइम कंसंट्रेशन पे क्या करता है, वर्क करता है, यानी कि जितना ज्यादा एंजाइम का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा आपकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। चलिए, तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, पीएच, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जी नहीं, यहां पर ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएच, सबस्ट्रेट और आपका जनरली हीट की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। तो आई होप यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो एंजाइम कंसंट्रेशन आपका क्या है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं यहां पर। तो एंजाइम कंसंट्रेशन, स्पीड ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी स्पीड होगी आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो डिपेंड करता है कि कितने % एंजाइम आपका उसमें
प्रेजेंट है। यहाँ पर एक ग्राफ बनता है आपका, जो कि बनता है किसके अकॉर्डिंग, आपका रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, ये भी आपके कहां से पूछा हुआ है, एंजाइम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से टॉपिक के किस पार्ट से पूछा है। अगर आप क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। अब यहां पर क्या पूछा है, व्हाट रेंज ऑफ पीएच इज मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन इन एंजाइम, यानी कि ऐसी कौन सा पीएच रेंज होता है जिस रेंज पर आपका जो एंजाइम होता है वो बहुत अच्छे से क्या करता है, आपका स्पीड में क्या करता है, वर्क करता है, काफी फास्ट क्या कराता है, प्रोसेस कराता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है पीएच से, और उस पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइम से। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्या पूछा है, फर्स्ट दिया है आपका ऑप्टिमम पीएच, सेकंड दिया है इंक्रीज पीएच, थर्ड दिया है आपका डिक्रीज पीएच, और लास्ट आपका क्या दिया है, नन ऑफ द अबव। यहां पर बात समझना, ऑप्टिमम पीएच जो होता है आपका जनरली, उसकी रेंज अगर आपसे कोई पूछे तो 5 से लेके 7 तक का आपका जो रेंज होता है ये ऑप्टिमम रेंज होती है आपकी। इस रेंज में आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या पूछा है कि किस पीएच पर मैक्सिमम स्पीड शो करेगा, तो ऑप्टिमम आपकी जो रेंज है डेफिनेटली उसी पे क्या करेगा, वो स्पीड अच्छी शो करेगा। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमम पीएच। पीएच ना ज्यादा होना चाहिए ना पीएच कम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो द राइट आंसर इज ए, आपका क्या है, राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं यहां पर, तो एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी इज जनरली डिपेंड ऑन द पीएच। तो किस पीएच की बात हो रही है, जिस पीएच में आपका ऑप्टिमम पीएच रेंज होता है, ऑप्टिमम पीएच रेंज पर आपके एंजाइम्स ज्यादा अच्छे से क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे से एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्टिमम रेंज होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ of pH, each enzyme has an optimum pH at which it can react at maximum speed। हर स्पेसिफिक एंजाइम का अपना अपना क्या होता है, ऑप्टिमम रेंज होता है। बट मोस्टली जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो 5 से लेके 7 के बीच में, यानी कि आपके न्यूट्रल के पास जनरली ज्यादा अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which models substrate introduced for binding to the active site of the एंजाइम, यानी कि सबस्ट्रेट की बात हो रही है। देखिए, जो एंजाइम होता है वो आपका सबस्ट्रेट से क्या करता है, बाइंड करता है। उसमें आपके मॉडल्स के बारे में पूछा गया है कि कितने टाइप के जनरली वहां पर मॉडल्स होते हैं जिस तरीके से आपका जो एंजाइम है वो उससे बाइंड करेगा। तो एक होता है की एंड लॉक सिस्टम, जिसको हम लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं, और एक होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी कि ये दोनों ही मॉडल्स आपके क्या होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइड पर क्या होने के, रिप्रेजेंट करते हैं, बाइंड होने के लिए क्या करते हैं, ये मॉडल रिप्रेजेंट कराते हैं। तो आपका ऑप्शन में क्या दिया है, लॉक एंड की मॉडल और आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि दोनों ही आपके क्या होते हैं, आपके मॉडल्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, सी है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं सर कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, टू मॉडल्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम हैज बीन proposed to explain the specificity that an enzyme has for its substrate। यानी कि ये जो मॉडल है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एंजाइम है वो अपने ही सबस्ट्रेट से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से जाके ही क्या करता है, वो बाइंड करता है। जैसे आपका जो की और लॉक सिस्टम होता है, अगर लॉक की आपकी क्या हो जाए, खो जाए, तो दूसरी की से आप उस लॉक को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो डिजाइन है, उसका जो शेप और साइज है, वो उस
उस वाले लॉक से मैच नहीं करता है। वही कॉन्सेप्ट होता है आपके एंजाइम में। तो एक होता है लॉक एंड की मॉडल और एक होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो आपके इनको हम राइट टेम्पलेट मॉडल के नाम से भी जानते हैं और इसको हम हैंड इन ग्लोव मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये है आपका क्या, लॉक यानी कि क्या हो गया आपका एंजाइम हो गया, और की यानी कि क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। वहीं आपका यहाँ पर भी ये क्या हो गया आपका एंजाइम और ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। तो जिस टाइप का सबस्ट्रेट होगा उसी टाइप का आपका एंजाइम क्या करेगा, उससे बाइंड करेगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ मैनी एटीपी सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है आपका, जनरली आपकी ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर है। अब यहां पर क्या पूछा है, एटीपी पूछा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने एटीपी आपके क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस में आपके टोटल 10 एटीपी क्या होते हैं, आपके सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन आइडियल वैल्यू पूछी जाती है डियर स्टूडेंट यहां पर, क्योंकि आपके यहां पर 8 एटीपी ही क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। सर अभी तो आपने बोला कि 10 होते हैं। डियर वहां पर जो आपकी प्रोसेस होती है वहां पर 2 एटीपी का क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसीलिए हम आइडियल रेंज किसको मानते हैं, 8 एटीपी को। चलिए तो देख लेते हैं, 2 एटीपी 8 एटीपी, जी हाँ 8 एटीपी क्या होती है, सिंथेसाइज होती है। 38 एटीपी, जी नहीं 38 एटीपी तो आपकी ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल को मिलाकर आपकी कितनी होती हैं, 38 आपकी एटीपी होती हैं। उसके बाद आपका 10 एटीपी तो आपकी टोटल होती है, बट एक्चुअल रेंज क्या होती है, 8 एटीपी। तो आई होप यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो द राइट आंसर इज 8 एटीपी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम यहां पर। तो देखिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूटिलाइज, आपकी जो मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज का मतलब क्या हो गया है कि कुछ एटीपी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। जो 2 एटीपी यूटिलाइज होती है वो कहां पर, जब ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वहां पर आपकी एक एटीपी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, तब आपकी एक एटीपी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। इसीलिए 2 एटीपी आपकी क्या हो जाती हैं, यूटिलाइज हो जाती हैं। और टोटल कितनी एटीपी होती हैं, 8 एटीपी होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर, द साइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, लोकेशन पूछी है किसकी, सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे की। अब सिंपल सा सभी को पता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होती है आपकी, जनरली ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। और पाइरुवेट आपका जाता है कहां पर, पाइरुवेट आपका जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पर क्या करता है, वो टीसीए साइकिल कंप्लीट करता है। क्यों, क्योंकि पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम पार्टिसिपेट करता है टीसीए साइकिल में। तो ये प्रोसेस तो हमने पढ़ी थी, यानी कि टीसीए साइकिल कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इज इट क्लियर। न्यूक्लियस में, जी नहीं। साइटोसोल, जी नहीं। माइक्रोसोम्स, जी नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से ही एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि आपकी ईटीसी में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके क्या होते हैं, एनएडीपी NADPH, ये सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एटीपी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर आपका क्या है, ए है। चलिए देख लेते हैं। तो द रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें पाइरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम फिर फर्दर प्रोसेस कंप्लीट कराता है। तो ये है इसका एग्जांपल। आप इसको पॉइंट्स भी याद कर लीजिएगा ताकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर, एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आर, यानी कि अब समझना यहां पर पूछा तो ग्लाइकोलाइसिस से ही है,
एंड प्रोडक्ट भी पूछा है, लेकिन एक कंफ्यूज कर सकती है चीज, क्या है वो, एन एरोबिक। देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, ये दो टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब सिंपल सा याद रखना, अगर कोई भी ग्लाइकोलाइसिस आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, दैट मीन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और अगर आपकी वो किसी भी आपके अब्सेंस में हो रही है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या हो रही है आपकी वो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, एनएरोबिक की। अब जो एरोबिक होती है ये फर्दर कंप्लीट होती है तो 38 एटीपी का क्या करती है, आपका प्रोसेस करती है, 38 एटीपी क्या करती है आपकी, जनरेट करती है। लेकिन यहां पर पूछा है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब 8 एटीपी की बात हो रही है एरोबिक में। एनएरोबिक के केस में क्या होता है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पूछा हुआ है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका यहां पर क्या कह दिया है, एसिटाइल कोहे, जी नहीं, आपका जो एसिटाइल कोए होता है आपका, ये कब बनता है, जब पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पाइरुवेट, तो पाइरुवेट तो आपका एरोबिक का होता है। एरोबिक की कंडीशन में आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें पाइरुवेट बनता है, जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, आपके एसिटाइल कोए में। नेक्स्ट आपका दिया है क्या, लैक्टेट। जी हाँ, लैक्टेट आपका क्या होता है, फॉर्मेट होता है, लैक्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कब, जब एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। उसके बाद CO2 और H2O, जी नहीं, ये तो आपका यहाँ पर नहीं होता है। तो द राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है आपका सी, लैक्टेट। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में आपका क्या बनता है, लास्ट में लैक्टेट बनता है। यहां पर आप क्या देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं। तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आर पाइरुवेट और एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आर लैक्टेट। यहां पर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है इनोल पाइरुवेट में, और इनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है कीटो पाइरुवेट, और कीटो पाइरुवेट कन्वर्ट होता है आपका लैक्टेट में। ये प्रोसेस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which carbohydrates metabolic pathway gives maximum ATP? यानी कि जितने भी आपके मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के, उनमें से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा ATP क्या करता है, जनरेट करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, TCA साइकिल होता है, HMP संट होता है, और ग्लाइकोनोजेनेसिस होता है। तो आपका ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ये आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पाथवे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। मैक्सिमम आपकी बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम किस में होता है, सिट्रिक एसिड पाथवे में आपका मैक्सिमम ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वहीं ग्लाइकोलाइसिस में आपका जी नहीं, यहाँ पर भी आपके क्या होते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां पर आपका मैक्सिमम नहीं होता। तो मैक्सिमम किसमें होता है आपका, TCA साइकिल में। तो द करेक्ट आंसर इज ए, सिट्रिक एसिड पाथवे जिसे हम बोलते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, और क्रैब साइकिल जिसे बोलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि क्रैब साइकिल को और किस नाम से जानते हैं, द आपका TCA साइकिल किसे बोलते हैं, सारी चीजें क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करनी है। तो यहां पर 65 से 70% आपका ATP क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है यहां पर, टोटल ATP जनरेट बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज, यानी कि जो आपका ग्लूकोज होता है उससे आपके एरोबिक कंडीशन में आपका कितना ATP जनरेट होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका एरोबिक की बात हो रही है, यानी कि कितना होगा, 38। 8 तो ग्लाइकोलाइसिस में होता है, 2 आपका होता है एनारोबिक में, और 10 आपका ग्लाइकोलाइसिस में ही होता है, जिसमें 2 आपके क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 38 ATP। तो 38 ATP क्या है आपका, करेक्ट आंसर है एरोबिक ऑक्सीडेशन में। जब भी आपका ग्लूकोज क्या होगा, कन्वर्ट होगा, पहले वो क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, फिर आपका TCA साइकिल में जाके वो क्या करेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो टोटल 38 ATP का क्या होगा आपका, जनरली सिंथेसिस होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका।
क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज से बनना, यानी कि सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को बोलते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का बनना, लेकिन यहां पर बात हो रही है किसकी, ग्लाइकोजन की, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा, और नन ऑफ द अबव आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। तो द राइट आंसर इज बी। तो पहले टर्म को समझ लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो द करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोजेनेसिस, जो कि आपकी कहां पर होती है, मसल्स में और लीवर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज अकर्स इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में क्या होना, ब्रेकडाउन होना, कहां पर होता है, किस किस ऑर्गन में होता है। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन आपकी कहां पर बन रही थी, लीवर में और मसल्स में। तो ब्रेकडाउन जब होगा तो वो कहां पर होगा, मसल्स और लीवर में ही होगा। तो लीवर भी है आपका, मसल भी है आपका, यानी कि बोथ ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारे क्या है, बोथ, यानी कि दोनों ही जगह आपका क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जो कि कहां हो रहा है, आपकी लीवर में और मसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा यहां पर पढ़ेंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये सोच के मत डरिएगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे समझ में आएगा। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनका जो अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगा लिया ना, तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाता है। समझते हैं यहाँ पर, इन प्रोटीन कैटाबॉलिज्म द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड इज टर्म एज, यानी कि यहां पर सिंपल पूछा है कि एक अमाइनो एसिड से जब हम किसी अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं कीटो ग्रुप में, कीटो एसिड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। बस सिंपल सी टर्म ही तो पूछी है। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं क्या है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और यूरिया साइकिल। अब देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर अच्छे से आप उसको कवर करो ना, तो आंसर वैसे ही मिल गया। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर करना, क्या करना, ट्रांसफर, एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो पर। तो सिंपल सा पूछा है ना, ट्रांसमिनेशन कहलाएगा। क्यों, ट्रांसमिनेशन का मतलब, एशन मतलब क्या हो गया, प्रोसेस, ट्रांस का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर करने की अमाइन ग्रुप को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसमिनेशन। कितना सिंपल है, अगर टर्मोलॉजी का खेल है सिर्फ। यहां पर क्या है, देखो, ट्रांस का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर, ट्रांसफर, अमाइन का मतलब क्या हो गया, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप की बात हो रही है, और एशन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस की बात हो रही है। लो, पूरा आंसर आपके इसी क्वेश्चन में निकल गया। ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसमिनेशन। यहां पर आपको दिख रहा है डी अमाइनेशन, डी अमाइने का मतलब क्या हो जाएगा, डी का मतलब लॉस, अमाइन का मतलब अमाइन ग्रुप, एशन का मतलब आपकी प्रोसेस। तो लॉस तो हो रहा है, लेकिन यहां पर लॉस नहीं हो रहा है, यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। बस यही आपका कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने एग्जाम में लगा दिया तो डेफिनेटली आप 100% क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो द राइट आंसर इज ट्रांसअमीनेशन। अब व्हाट इज ट्रांसअमीनेज, एंजाइम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसअमाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका अमाइन ग्रुप से कीटो एसिड में क्या होता है, अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसअमाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर, फिनाइल कीटोन्यूरिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम। देखिए क्या पूछा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया किस एंजाइम की वजह से होता है, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सिंपल सा पूछा है, तो किसका लॉस हो रहा है समझना। फिनाइल पूछा है ना, तो यहां पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। आपका क्या है,
आंसर है। क्यों? क्योंकि फिनाइल एल्नालीन की वजह से ही आपका जो एंजाइम है फिनाइल एल्नालीन इज आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इस पर्टिकुलर टर्म के लिए। क्योंकि अगर इस एंजाइम की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो आपका क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होगा, अकर्स होगा। अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जी नहीं, अमाइनो एसिड डिहाइड्रेज नहीं, ट्रांसमिनेज नहीं, ट्रांसमिनेज तो है ना हमारा क्या कराता है, ट्रांसमिनेशन कराता है ना। तो यहां पर तो कॉन्सेप्ट अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। तो द राइट आंसर इज फिनाइल एल्नानीन हाइड्रोक्सीलेज। ये क्या है, एंजाइम है जिसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं ये क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लियर है? तो ये क्या है आपका, फिनाइल एल्नानीन का मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं जनरली, आपका फिनाइल न्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है यहां पर ऑप्शन में, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच अमाइनो एसिड। अभी जस्ट हमने कवर किया क्या, कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये किस अमाइनो एसिड की वजह से आपका होता है। तो अभी जस्ट पढ़ा था फिनाइल एनालीन। फिनाइल एनालीन जो आपका क्या है, आपका जनरली आपका अमाइनो एसिड है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए। इसकी एब्सेंस में ही क्या होता है आपका, ये प्रॉब्लम होता है। तो द राइट आंसर इज फिनाइल एल्नानील। सेरीन जी नहीं, थ्रियोनिन जी नहीं, बोथ ए बी ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर क्या है, ए। तो ए इज राइट आंसर। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिनाइल एल्नानील क्या है आपका राइट आंसर है। तो दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू फिनाइल एनालिन मेटाबॉलिज्म। इसके मेटाबॉलिज्म का क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एल्काप्टोन्यूरिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। अभी हमने क्या पढ़ा यहां पर, एल्काप्टोन्यूरिया। एल्काप्टोन्यूरिया किस एंजाइम की वजह से होता है, यहां पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जी नहीं, अभी हमने पढ़ा था फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है इसकी वजह से। अमाइनो एसिड डिहाइड्रेज जी नहीं, ये भी नहीं है आपका ऑप्शन। ट्रांसमिनेज ये तो आपका प्रोसेस कराता है, ट्रांसमिनेशन कराता है। बच्चा क्या आपका, होमोजेंटिस्टेट डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम की वजह से क्या होता है आपका, एल्काप्टोन्यूरिया कॉज होता है। तो द राइट आंसर इज बी। कैसे ऑप्शंस को हमें हटाना है, ऑप्शन को जितना आप हटाते जाएंगे कंफर्मेशन के थ्रू, तो आपका क्वेश्चन उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा और उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो द राइट आंसर इज होमोजेंटिस्टेट। चलिए, तो दिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ फिनाइल एनालिन। ये भी किसकी वजह से होता है, फिनाइल एनालिन के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर, जॉइंडिस अकर्स ड्यू टू, क्या पूछा है, जॉइंडिस के बारे में पूछा है, जिसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। तो पीलिया कब अकर्स होता है, यानी कि कब हम कहेंगे कि किसी पेशेंट को पीलिया हुआ है। तो इंक्रीजेज सीरम बिलीरुबिन, जी हाँ, जब भी आपके सीरम में आपका क्या हो, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाए, तब हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को क्या हो गया, पीलिया हो गया है। नेक्स्ट क्या दिया है, इनहिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन, जी नहीं, आपका इंसुलिन की वजह से तो क्या होता है, डायबिटीज होती है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज की बात हो रही है। इन एफिकेसी ऑफ गॉल ब्लेडर, जी नहीं, गॉल ब्लेडर से यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सीरम बिलीरुबिन जब आपका इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जॉइंडिस होता है। चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा क्या है, ए है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दिस इज येलो कलर इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन। यानी कि आपने देखा होगा नेल्स वगैरह कैसे हो जाते हैं आपके, जनरली पीले हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो आपका बिलीरुबिन आपके सीरम के क्वांटिटी में, जब सीरम में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से पीलापन आने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन पायरोलेज इज कॉल्ड, यानी कि क्या पूछा है, डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन पायरोलेज इज कॉल्ड, कौन
इसी वजह से, किसकी वजह से, आपका जो ट्रिप्टोफेन पायरोलेज एंजाइम होता है, इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिसीज होती है, याद रखिएगा। तो यहां पर कौन दिया है, हार्टनब डिसीज, नेक्स्ट दिया है वॉन गेट डिसीज और पॉम डिसीज, और ए और बी। तो यहां पर राइट आंसर क्या है आपका, हार्टनब डिसीज क्या है आपका, जनरली जो कि कॉज होता है आपके ट्रिप्टोफेन पायरोलेज की वजह से। तो द करेक्ट आंसर इज ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो हार्टनब डिसीज इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफेन कैटाबॉलिज्म, ट्रिप्टोफेन कैटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है आपका हार्टनब डिसीज होता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर, एल्केप्टोन्यूरिया कैन लीड टू, यानी कि एल्केप्टोन्यूरिया की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा। तो सिंपल सा फर्स्ट दिया है क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि जब भी आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लिपिड्स का क्या हो जाता है, वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, प्लेक कॉज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। और ये कब होता है, जब आपका एलडीएल का लेवल इंक्रीज होता है। यहाँ पर क्या दिया है, अर्थराइटिस, जी हाँ, अर्थराइटिस की कंडीशन होती है एल्केप्टोन्यूरिया की वजह से, क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है, कैंसर। तो कैंसर का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है आपका, जनरली ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो यहाँ पर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस में एक्चुअल में क्या होता है आपका, जनरली एल्केप्टोन्यूरिया की वजह से क्या होता है आपका कॉज होता है फिनाइल एनालिन की, जब क्या होती है डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से आपका जनरली कॉज होता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ यूरिया साइकिल। अब जो यूरिया साइकिल होती है उसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जो कि कहां पर होती है, आपके लीवर में होती है। चलिए तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, अमोनिया इज लो टॉक्सिक, जी नहीं, अमोनिया आपका लो टॉक्सिक नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, जी हाँ, आपका जो लीवर होता है, लीवर में आपका जनरली क्या होता है, यूरिया साइकिल होता है। तो यहां पर क्या होता है, अमोनिया आपका कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। नेक्स्ट क्या दिया है, कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया, जी नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या दिया है, यूरिया इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत है। यूरिया जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, और उसी को हम जनरली क्या बोल रहे हैं, यूरिया साइकिल बोल रहे हैं, क्लियर है। तो आई होप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो द राइट आंसर इज आपका क्या है, कन्वर्टेड अमोनिया इनटू यूरिया। तो जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए अमोनिया आपका कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, और यूरिया आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके ऑक्सीडेशन से। तो द टर्म ऑक्सीडेशन मीन्स, यानी कि ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है, उस टर्म को यहाँ पर पूछा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, जनरली ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो कहीं भी आपको ये टर्म देखने को मिल जाए तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं। अब रिडक्शन से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्या दिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड क्या दिया है, बोथ ए एंड बी। ए और बी की तो बात ही नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आंसर होगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन, जी नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रोटॉन के लॉस से, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, आपका क्या है करेक्ट आंसर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इज जनरली डिफाइंड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर आपका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सबस्ट्रेट टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थ्रू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबस्ट्रेट के थ्रू आपका ट्रांसफर होना, समझना क्या कहलाता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी चेन
और इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोनों में ही आपके क्या होते हैं, आपके सबस्ट्रेट से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ईटीसी भी बोलते हैं और रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपका, विच ऑर्गेनिल्स कंटेन कैटालिस्ट फॉर्मिंग द रेस्पिरेटरी चेन। तो जो आपका रेस्पिरेटरी चेन होता है जनरली उसके बारे में पूछा है, कहां पर आपका जनरली ये अकर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या है, राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली क्या होता है, अकर होता है। तो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ईटीसी जिसे बोलते हैं, और आपका जनरली जो रेस्पिरेटरी चेन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। तो ईटीसी को ही रेस्पिरेटरी चेन के नाम से भी जाना जाता है, तो जो कि कहां पर होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपल सा यहाँ पर पूछा है, द नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्स इन NADH, यानी कि एक NADH इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एटीपी। तो वो आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो NADH के बारे में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर कितना है, 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP और 4 ATP। द करेक्ट आंसर इज 3 ATP। जब आपका 1 NADH आपका ETC में जाके क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्या करता है, 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं जनरली, 3 ATP। तो द करेक्ट आंसर इज 3 ATP। तो यहाँ पर NADH फॉर्म 3 ATP, whereas FADH to फॉर्म ओनली 2 ATP। FADH 2 ATP करता है, NADH 3 ATP करता है, और GDP जो होता है वो आपका 1 ATP के बराबर होता है। GDP जो होता है आपका जनरली, GTP जिसे हम बोलते हैं, GTP आपका 1 ATP के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस, यानी कि ईटीसी की बात हो रही है। वहां पर आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। उसमें से पूछा है कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। तो कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है क्या आपका कॉम्प्लेक्स 3, सेकेंड है आपका कॉम्प्लेक्स 2, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स 5 और नन ऑफ द अबव। तो यहां पर याद रखिएगा जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, आपका करेक्ट आंसर है सी, कॉम्प्लेक्स 5। चलिए तो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैन डिसरप्टेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स में जनरली क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, जिसमें से आपका जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट कैसे बनाने हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं इस लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। थैंक यू सो मच।